Hello everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम देखने वाले हैं लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेक्चर 2 किसका, इन्वायरमेंटल लॉ का. लेक्चर 2 में आज हम कवर करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कि 1974 है. उसके क्वेश्चंस क्या, उसके किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे. तो कैसे पूछे जा सकते हैं कि कितने मार्क्स में क्या पूछा जाएगा वाटर एक्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ. ठीक है, उसी के साथ साथ दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. अगर आप वहाँ पर कनेक्टेड नहीं है तो हो जाइए, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकें और मैं वो क्या कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ. ठीक है, चलो. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है आपका, ऑब्वियस सी बात है, जब हम वाटर एक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग पे जब जाएंगे तो एक्ट के जो मेन फीचर्स हैं, एक्ट का जो मेन पर्पस है वो जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा. तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है, जो कि है डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इन योर आंसर. पहला क्वेश्चन क्या बोला है उनने कि आपको फीचर्स बताने किसके, वाटर एक्ट के. इन योर आंसर हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पावर्स ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस. और आपको अपने आंसर में क्या करना है, उन्हें बता दिया है. आपके अपने आंसर में फीचर्स में आपको हाईलाइट करना है ऑब्जेक्टिव्स एक्ट के, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है एक्ट में वो बताना है, और किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है उसका पावर बताना है, और क्या पेनल्टीज हैं अगर उसने काम नहीं किया तो वो चीज बतानी है. और ये कितने आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको पहले फीचर्स के बेसिक आपको वाटर इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि वाटर एक्ट क्या होता है, फिर आप उसके फीचर्स में आपको ये सारी चीजें हाईलाइट करनी है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही बताया, क्या, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया aimed at preventing and controlling water pollution and maintaining or restoring the wholesomeness of water below are the salient features of the act. जो वाटर प्रिवेंशन और जो कंट्रोल एक्ट है वो क्या है, एक सिग्निफिकेंट पीस है किसका, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का, जो कि इंडिया में पूरी तरीके से एम करता है रोक लगाने में और कंट्रोल करने में वाटर पोल्यूशन को, और उसी के साथ साथ वो मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है किस तरीके से पूरा वाटर का, वाटर की चीजें किस तरीके से मेंटेन होंगी, वो पूरी चीजें एक्ट में बताई गई हैं. अब मैं यहाँ पर क्या बताऊंगी, उसके फीचर बताऊंगी. सबसे पहला फीचर, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करना है, तो पहला मैंने जो फीचर बताया वो हाईलाइट में क्या बताया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन. क्या, कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उसको रोका जाए, ये चीज एक्ट में बताई गई है, वाटर एक्ट में. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का वो क्या है, टू मेंटेन और रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर. क्या करना, वाटर की जो होलसमनेस है उसको मेंटेन करना, उसको किस तरीके से रिस्टोर करना, ये भी क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव में बताया गया है. तीसरा, टू स्टैब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट. सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को स्टैब्लिश करना, जो कि क्या करेंगे, इस एक्ट को, पूरे वाटर एक्ट के जो पर्पसेस हैं उनको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे. चौथा, टू स्टैब्लिश टू कन्फर पावर्स इन डिजाइन फंक्शन रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन टू दीज बोर्ड. और उसी के साथ साथ जो फंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, वो जो ये बोर्ड्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनको क्या करना, वो पावर्स और फंक्शंस असाइन करना कि किस तरीके से वाटर एक्ट के हिसाब से, किस तरीके से आपको वाटर को दिमाग में रख के, बेनिफिट रख के वो सारी चीजें अपनी परफॉर्म करनी है. तो ये जो है, ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, वाटर एक्ट के. तो मैंने पहला जो फीचर बताया वो क्या बताया है, मैंने पहला फीचर यहाँ पे बताया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. ठीक है, सो मेरा पहला फीचर क्या रहा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट. ओके, चलो अब हम आते हैं दूसरा फीचर. दूसरा फीचर मैंने यहाँ बताया है एप्लीकेबिलिटी, कि किस तरीके से वो अप्लाई होगा.
सो द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली अब वो वहां पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। एंड इट कवर्स प्रायर टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एंड इट कवर्स स्ट्रीम्स, वेल्स, इनलैंड वाटर्स एंड सबटाइन वाटर्स। सो एप्लीकेबिलिटी क्या पूरी इंडिया में कवर होता है जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ है, और उसी के साथ साथ वो क्या कवर करता है, जितने भी सारे स्ट्रीम्स हैं, वेल्स हैं, इनलैंड वाटर्स हैं, और जितने भी सब टेरिन वाटर्स हैं, उसको वाटर एक्ट क्या करता है, कवर करता है, उसी पे अपने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस पूरे डील करता है। ओके, तो जो हमारा दूसरा फीचर है वो क्या है, दूसरा फीचर है हमारा इसका एप्लीकेबिलिटी का। ठीक है, चलो अब हम आते हैं तीसरे फीचर पे। तो हमारा जो तीसरा फीचर है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था ऑब्जेक्टिव भी आपको हाईलाइट करने हैं एक्ट के फीचर में, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात आती है तो दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है कि भाई अगर एक एक्ट में कोई चीज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताई है कि किस तरीके से चल रहा है, बोर्ड उस पर बने हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, तो वही क्या है, एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि किस जो बोर्ड्स हैं पूरे काम करेंगे, पूरा रेगुलेट करेंगे। तो ये कहाँ है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, वाटर एक्ट का, कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। सेंटर पे अगर कोई इशू होगा तो सेंटर बोर्ड देखेगा, अगर स्टेट पे कोई इशू होगा तो स्टेट बोर्ड देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका काम है, जो कि स्टैब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड। सो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस में है, उसका स्टैब्लिशमेंट सेक्शन 3 ऑफ वाटर एक्ट में डील करता है। और उसी के साथ साथ ये जो बोर्ड है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर किसी राय की जरूरत है, किसी एडवाइस की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो ये बोर्ड प्रोवाइड करेगा। और उसी के साथ साथ जितनी भी स्टेट बोर्ड की एक्टिविटीज हैं उनसे भी कौन कोऑर्डिनेट करेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेट करेगा। दूसरा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की है, तो मुझे यहाँ पे स्टेट पे लेवल पे जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो मैंने वही बताया कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस में स्टैब्लिश्ड है, सेक्शन 4 वाटर एक्ट में स्टैब्लिश है, जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स विद इन दी स्टेट्स। वो किस लिए स्टैब्लिश है, वो सेक्शन 4 में स्टैब्लिश है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को स्टेट्स के अंदर, जो स्टेट लेवल पे जितना भी मेजर्स की ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है, वो कौन पूरी फुलफिल करता है, कौन उसको डील करता है, दैट इज स्टेट बोर्ड उसको क्या करता है, डील करता है। अब हम आते हैं, हमने तीसरा भी देख लिया क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब हम आते हैं हमारा जो चौथा, फोर्थ जो फीचर मैंने यहाँ पे बताया है, दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। मैंने ये बता दिया कि बोर्ड्स होंगे, बट उस बोर्ड के क्या पावर्स एंड फंक्शंस है वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर एक्ट के फीचर्स में हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो पहला जो है, टू प्लान कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहला जो मेन क्या है फंक्शन और बोर्ड का, कि वो क्या करें, वो प्लान करें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स की किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है वाटर पॉल्यूशन को, किस तरीके से रोक लगाया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्लान करें। ये बोर्ड का एक पहला काम होता है। दूसरा, टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग वाटर पॉल्यूशन। मैटर्स जो सामने है गवर्नमेंट के सामने वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, उनको पूरी तरीके से एडवाइस करना किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, वो किसका काम है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का ही काम है, कि वो उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन मैटर में आगे प्रोसीड करो, किस तरीके से इनकी डील करो, क्या इसकी रेमेडीज हैं, सारी चीजें कौन बताता है, बोर्ड बताता है। तीसरा जो है, टू इंस्पेक्ट सीवेज और ट्रेड एफिलेंट प्लांट्स एंड गिव डायरेक्शन टू इंडस्ट्री। क्या, कि सीवेज को इंस्पेक्ट करना और उसी के साथ जो ट्रेड एफिलेंट प्लांट्स हैं और पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को क्या देना, पूरी तरीके से डायरेक्शन देना। टू स्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज वाटर टेस्टिंग लाइब्रेटरी, और उसी के साथ साथ क्या करना, स्टैब्लिश करना, रिकॉग्नाइज करना किसको, जो वाटर टेस्टिंग लाइब्रेटरीज हैं, लैब है उनको। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा फीचर हो गया, दैट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। पावर्स एंड फंक्शंस
ऑफ बोर्ड। ठीक है, चलो फिर हम आते हैं पांचवा जो मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज कंसेंट मैकेनिज्म। कंसेंट मैकेनिज्म क्या, कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल स्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री और प्रोसेस लाइकली टू डिस्चार्ज सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट इनटू अ स्ट्रीम विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द एसपीसीबी अंडर सेक्शन 25। कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है कि वो इंसान स्टैब्लिश कर सके इंडस्ट्री या एक ऐसा प्रोसेस स्टैब्लिश कर सके जिसमें क्या हो रहा है, सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा हो या ट्रेड इफ्लेंट का डिस्चार्ज हो रहा हो, बिना प्रायर कंसेंट के, किसके, एसपीसीबी के अंडर सेक्शन 25। ये चीज क्लियरली बोली गई है। उसी के साथ ये जो प्रोविजन है ये इंश्योर करता है कंट्रोल किसके ऊपर, जितने भी नए सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के उसके कंट्रोल पे क्या करता है ये, उस पे पूरी तरीके से कंट्रोल इंश्योर करता है। फिर हम आते हैं सिक्स, दैट इज पेनल्टीज एंड लीगल प्रोविजन। तो पांचवा हमने क्या रखा है यहाँ पे, पांचवा हमने रखा है कंसेंट मैकेनिज्म। फिर हम आते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है हमारा कंसेंट मैकेनिज्म के बाद, दैट इज पेनल्टीज एंड लीगल प्रोविजंस। अब हमने ये देख लिया कि भैया चलो बोर्ड्स बैठे हैं, बोर्ड किस तरीके से काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब हमारा ये कि अगर मान लो कि किसी ने फॉलो नहीं किया, अगर बोर्ड की बात फॉलो नहीं करी या बेसिक जो चीजें हैं वो फॉलो नहीं की, तो उसकी किस तरीके से पनिशमेंट होगी और क्या पेनल्टीज हैं, उसके लीगल प्रोविजंस कहाँ पे दिए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है किसका, वाटर एक्ट का। तो अंडर सेक्शन 41 to 45A, the Act prescribes penalties for non-compliance, which include imprisonment for up to 6 years and or fine. So section 41 से लेके 45A तक वाटर एक्ट के एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, पेनल्टीज प्रोवाइड करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लाइंस नहीं किया, नॉन कंप्लाइंस हुआ, माना नहीं, तो उसमें क्या इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा। कितना इम्प्रिजनमेंट, वो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 साल तक का और उसमें फाइन भी देना पड़ सकता है। प्रोविजन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट एंड ग्रांटिंग इंजंक्शंस आर आल्सो इंक्लूडेड। और ऑफेंस के कॉग्निजेंस को क्रिएट करना और उसी के साथ साथ इंजंक्शन देना, वो भी क्या, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो पेनल्टीज है, लीगल प्रोविजंस है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, इस एक्ट का। तो हमारा जो सिक्स फीचर है दैट इज क्या है, हमारा सिक्स फीचर पेनल्टीज एंड लीगल प्रोविजन। पेनल्टीज एंड लीगल प्रोविजंस। फिर आते हैं सेवेंथ, प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स। द एक्ट एम्पावर्स द बोर्ड्स टू टेक इमरजेंसी मेजर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूएंट। सो यहाँ पर अगर कोई ऐसा लग रहा है बोर्ड को कि कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेना है, ज़रूरत के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मेजर्स लेना है, तो बोर्ड क्या कर सकता है, ले सकता है। एक्ट में ये चीज़ बताई गई है कि अगर बोर्ड को कोई इमरजेंसी मेजर्स लेना है, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज अगर हो गया पॉल्यूटेंट का, तो वो भी वो ले सकते हैं। प्रोविजन फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ एफिलेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21। और उसी के साथ साथ जो कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है एफिलेंट के सैंपल का, उससे रिलेटेड प्रोविजन भी सेक्शन 21 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, फिर आते हैं एट, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लीगल रिकॉर्स। ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, फाइल किससे रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ 60 डे का नोटिस दिया जा सकता है किसको, बोर्ड को। तो ये जो है ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें फिर आखिरी में मैंने क्या बताया है, कंक्लूजन बताया है कि जो वाटर एक्ट है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल रेगुलरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में, और ये एम्पावर करता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को कि वो क्या करें, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव एक्शन ले किसके अगेंस्ट, पॉल्यूटर के अगेंस्ट। और उसी के साथ साथ ये एम करता है सस्टेनेबल अप्रोच किसके लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 8 फीचर्स बताए, जिसमें 7 प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स था और 8 हमारा जो था वो क्या था, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लीगल रिकोर्स। मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया गया है कि पहली बात वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, दूसरी बात उस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया है कि आपको ये पॉइंट्स क्या करने हैं, अपने आंसर में हाईलाइट करने हैं, इस वजह से मैंने इसको इतना डिटेल में बताया है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 5 मार्क्स का है। क्या बोला है? स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। क्या करना है? जो वाटर एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप बताने। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता ही दिया, अब स्कोप किस तरीके से 5 मार्क्स में लिखेंगे हम। जो पहले मैंने यहाँ पे बताया वाटर, क्योंकि वहां पर मुझे 10 मार्क्स में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट बताना था, बट यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे पूरा अपना आंसर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप को दिमाग में रख के क्या करना है, लिखना है। The Water Act was enacted to ensure the cleanliness and safety of water bodies in India by preventing and controlling water pollution. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना वाटर पॉल्यूशन को, मेंटेन करना, रिस्टोर करना होलसम वाटर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टैब्लिशमेंट करना सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि वो इंप्लीमेंट करें पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, जो भी वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज की, ये बोर्ड्स की, प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस की अगर जरूरत हो। उसी के साथ साथ जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स हैं डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट के वाटर बॉडी में, उसको क्या करना, पूरी तरीके से देखना। इंश्योर करना इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इंक्लूड करना कंसेंट रिक्वायरमेंट, सैम्पलिंग, मॉनिटरिंग और उसी के साथ साथ पेनल्टी। तो मैंने ये यहाँ पर क्या बताया, पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया, अब मैं बताऊंगी एक्ट का स्कोप। तो पहला है द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। सबसे बात क्या कि सारे राज्य, सारे देश पे क्या होता है, ये एक्ट अप्लाई होता है। इट कवर्स स्ट्रीम्स, इनलाइन वाटर्स, सबटेरियन वाटर्स एंड वेल्स। ये क्या क्या कवर करता है? जो स्ट्रीम्स है वो कवर करता है, इनलाइन वाटर्स को कवर करता है, सबटेरियन जो वाटर्स है उनको कवर करता है, और वेल्स को भी क्या करता है, कवर करता है। It applies to all entities discharging sewage or trade effluent into waters, bodies or onto land, including industries, municipalities and local bodies. ये क्या अप्लाई होता है? जितनी भी एंटिटीज हैं जिनको डिस्चार्ज करती हैं सीवेज और ट्रेड एफिलेंट वाटर बॉडीज में, लाइन में, जिसमें क्या इंडस्ट्री इंक्लूड है, म्यूनिसिपलिटीज इंक्लूड है और लोकल बॉडीज इंक्लूड है। कंक्लूजन, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेटिंग करने का, मॉनिटर करने का वाटर पॉल्यूशन, और उसी के साथ एम्पावर करता है अथॉरिटीज़ को कि प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लें, किस चीज़ के लिए, वाटर रिसोर्स के प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये 5 मार्क्स है, क्योंकि मुझसे ऑब्जेक्टिव और स्कोप पूछा था, तो मैंने पहले बेसिक वाटर एक्ट के बारे में बताया 2 लाइन में, उसके बाद मैंने उसका ऑब्जेक्टिव बताया, एंड आफ्टर दैट मैंने उसको स्कोप बताया, और उसके बाद कंक्लूजन, क्योंकि 5 मार्क्स में इतना तो लिखकर आना ही पड़ेगा, सिर्फ आप एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव लिखकर नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 8 मार्क्स का, जहां पे पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द वाटर एक्ट 1974। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपको कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट बोर्ड का बनता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या उनकी पावर है, क्या क्या उनके फंक्शंस है, ये आपको 8 मार्क्स में बताना है जो वाटर एक्ट में दिया है। तो पहले मैंने ये बताया कि ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है किसके लिए, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूटर कंट्रोल बोर्ड्स को बनाने के लिए, जो कि प्रिवेंट करेंगे कंट्रोल वाटर पोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो पहले मैं बात करूं कि बोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि किसमें दिया गया है, सेक्शन 3 में दिया गया है कि उसका स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का है तो उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उस बोर्ड में कौन कौन रहेगा, उस बोर्ड में रहेगा एक चेयरमैन जिसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। दूसरा जो रहेगा ऑफिशियल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स हैं वो रहेंगे। मेंबर्स फ्रॉम स्टेट बोर्ड, कुछ स्टेट बोर्ड से भी मेंबर्स रहेंगे, और उसी के साथ साथ जो नॉन ऑफिशियल हैं जो कि क्या करेंगे, वेरियस सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी के साथ साथ ये इंक्लूड करता है एक फुल टाइम मेंबर जो कि सेक्रेटरी होगा, जिसके क्वालिफिकेशन साइंस में होने चाहिए या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो ये मैंने सेक्शन 3 के हिसाब से आपको इसका स्टैब्लिशमेंट बता दिया। अब हम आते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि दिया गया है सेक्शन 4 में उसका स्टैब्लिशमेंट। इसको कौन बनाएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सेंटर का सेंटर बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहेगा किसकी तरह, सेंटर बोर्ड की तरह। जब हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज से रिलेटेड या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड और पब्लिक से रिलेटेड, वो पूरी तरीके से सेंटर के हिसाब से, जैसे सेंटर बोर्ड चलता है वैसे ही क्या करेगा, ये चलेगा। ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज है उनके पास क्या है, उनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है इनकी जगह, मतलब जो यूटीज है हमारी कंट्री में उनके पास ये बोर्ड्स नहीं है, उनके पास क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है जो कि पूरा मैनेज करती है। अब मैं आती हूँ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। तो पहले मैं सेंट्रल बोर्ड के पावर्स एंड फंक्शंस देखूंगी जो कि दिए गए हैं किसमें, सेक्शन 16 में। क्या है पावर ऑफ फंक्शन, तो सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा, एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वाटर पॉल्यूशन मैटर्स पे, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसी के साथ साथ जो स्टेट बोर्ड की एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करेगा, और जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस दे सकता है वो देगा। ऑर्गेनाइज करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसी के साथ रिसर्च कंडक्ट करेगा। लेज डाउन करेगा कि किस तरीके से वाटर क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स हैं और क्या क्या एफिलेंट डिस्चार्ज है वो कवर करेगा।
कलेक्ट करेगा और उसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है पॉल्यूशन पे वो क्या करेगा, पूरी तरीके से डिसैमिनेट्स करेगा। तो ये सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 16 में किसकी, सेंट्रल बोर्ड की पावर। अब हम देखेंगे सेक्शन 17 में स्टेट बोर्ड की पावर। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है, एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल पे, प्लान करेगा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम की वो प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके वाटर प्रिवेंशन को। उसी के साथ साथ कंसेंट देगा इंडस्ट्रीज को कि वो डिस्चार्ज कर सके अपने सीवेज ट्रेड एफ्लुएंट, जो कि सेक्शन 25 में दिया गया है। इंस्पेक्ट करेगा ट्रीटमेंट जो प्लांट से रिलेटेड है, पॉल्यूशन सोर्सेज से रिलेटेड है। सैंपल को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा कि क्या एक्चुअल में ये वाटर और एफिलेंट क्वालिटी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम कैरीज कराएंगे और जिसमें क्या पूरा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। फिर मैंने यहाँ कंक्लूजन दिया है कि जो सेंटर बोर्ड है और जो स्टेट बोर्ड है वो प्राइमरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वाटर एक्ट में। ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं किसमें, वाटर पॉल्यूशन को रिकॉर्ड रेगुलेट करने में, स्टैंडर्ड सेट करते हुए, मॉनिटर करते हुए कंप्लाइंस, और उसी के साथ लीगल एक्शन इनिशिएट किए जा सकते हैं अगर किसी ने भी नॉन कंप्लाइंस किया। ठीक है, सो बेसिकली इस आंसर में आपको कौन से सेक्शन लिखना था वाटर एक्ट के, इस आंसर में आपको लिखना है सेक्शन 3 जो कि आपका बात करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर बोर्ड। उसी के साथ साथ फिर आपको लिखना था सेक्शन 4 जो कि बात करता है किसके बारे में, स्टेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फिर आपको लिखना था सेक्शन 16 जो कि बात करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ किसका, सेंटर बोर्ड का। और फिर आपको लिखना था सेक्शन 17 जो कि बात करता है किसका, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लिखकर आने हैं। मैंने आपको एक एडवाइस दे दी कि आप किस तरीके से लिख सकते हो 8 मार्क्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 10 मार्क्स का, 10 करोड़। ठीक है, सो बेसिकली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। क्या बोला है भैया, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या है मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन अंडर द वाटर एक्ट। कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, वो मैकेनिज्म क्या दिया है एक्ट में वो बताना है। विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू सैम्पलिंग ऑफ एफ्लुएंट। क्लियरली बोला है उसमें कि स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, रेफरेंस किससे, जो सैम्पलिंग ऑफ एफ्लुएंट से रिलेटेड वो आपको बताना है, जो कंसेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रोविजन है वो बताना है, और उसी के साथ साथ क्या क्या पावर है डायरेक्शन इशू करने की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वो बताना है। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट क्या करता है, स्टैब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क कि वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, कंट्रोल करेगा वाटर पॉल्यूशन को इंडिया में। वो एम्पावर करता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वेरियस मैकेनिज्म के साथ कि वो इंश्योर करे कंप्लाइंस इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के साथ। जो की टूल है इस एक्ट में वो इंक्लूड करते हैं क्या, सैम्पलिंग एफिलेंट की, एक कंसेंट मैकेनिज्म और पावर टू इशू डायरेक्शन। ये मैंने बेसिक बता दिया। अब मैं बताऊंगी सबसे पहला प्रोविजन सैम्पलिंग ऑफ एफिलेंट का सेक्शन 21 में दिया गया है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ऑथराइज किया गया है कि वो कलेक्ट करे, एनालाइज करे सैंपल वाटर का, सीवेज का, ट्रेड एफिलेंट का, जो कि क्या करेंगे, पॉल्यूशन लेवल्स को मॉनिटर करेंगे। जो एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर कि किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ें फॉलो की जाएगी, वो प्रोसीजर हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहला जो जाएगा वो नोटिस जाएगा किसको, ऑक्यूपायर को, एजेंट को, जो पूरा कर रहे हैं इससे रिलेटेड इन्वॉल्व हैं उनको क्या जाएगा, नोटिस जाएगा कि भैया ये हम आ रहे हैं आपकी सैम्पलिंग लेने। उसी के साथ साथ फिर सील किया जाएगा, लेबल किया जाएगा उस सैंपल को जो उन्होंने लिया है उनके जो ओनर और एजेंट के प्रेजेंस में। उसके साथ साथ फिर क्या किया जाएगा, वो पार्ट जो है सैंपल का वो कहाँ भेजा जाएगा, लैब के पास जाएगा कि ये सैंपल को क्या किया जाए, पूरा रिसर्च किया जाए, एनालिसिस किया जाए कि क्या ये सैंपल सही है कि नहीं है। उसके बाद जो प्रोसीजर्स अगर फॉलोड नहीं हुए और जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो इनएडमिसिबल एविडेंस में लीगल प्रोसीडिंग्स में वो देखा जाएगा। और ये जो प्रोविजन है ये पूरी तरीके से इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और आपका फेयरनेस, जब भी क्या होगा इंडस्ट्रीज अगर अकाउंटेबल होगी उस सेंस में। ठीक है, फिर हम आते हैं कंसेंट मैकेनिज्म का जो दूसरा सेक्शन है हमारे, वो क्या है, सेक्शन 25 एंड 26। सेक्शन 25 में बोला है कि नो पर्सन शैल एस्टैब्लिश और ऑपरेट एनी इंडस्ट्री, प्रोसेस और ट्रीटमेंट प्लांट विच मे डिस्चार्ज सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट इनटू अ स्ट्रीम, वेल, सिवर और लैंड विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियरली बोला है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी पर्सन कोई ऐसी इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकता, प्रोसेस ऑपरेट नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट ऑपरेट नहीं कर सकता जो कि क्या करे, डिस्चार्ज करे सीवेज या ट्रेड एफ्लुएंट स्ट्रीम में, वेल में, सीवर में या लाइन में बिना स्टेट बोर्ड के कंसेंट के। इस कंसेंट में क्या जरूरत है, क्वांटिटी, क्वालिटी, एफिलेंट अलाउड जो होगा वो, मेथड डिस्पोजल की, एफिलेंट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट की। दूसरा सेक्शन यहाँ पे जो कि 26 जो बात करता है इवन एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो कि क्या कर सकती हैं, रिन्यूएबल और मॉडिफिकेशन कंसेंट की ले सकते हैं अगर ऑपरेशंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं
ये जो कंसेंट मैकेनिज्म है एक प्रिवेंटिव टूल है कि वो क्या कर सकता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें वो इंश्योर करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूरे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं पावर टू गिव डायरेक्शन, जो कि हमारा सेक्शन 33A में दिया है। जो ये सेक्शन है ये एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को कि वो इशू करे बाइंडिंग डायरेक्शन, किसमें, राइटिंग में, किसी पर्सन को, ऑफिसर को, अथॉरिटी को। ये जो डायरेक्शन है इंक्लूड करता है क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन, किसका, इंडस्ट्री का, ऑपरेशन का, डिसकनेक्शन, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो नॉन कंप्लाइंट यूनिट को हो रही है वो। और उसी के साथ से ये पावर्स क्या है, क्रूशल है किसके लिए, अगर कोई भी इन्फोर्समेंट करना है, डिटरेंस करना है, जैसे अगर कोई सीरियस वायलेशन हो गया या कोई पेट्रेंस वायलेशन हो गया, तब ये पूरी डायरेक्शन चलती है। कंक्लूजन की बात करें तो जो वाटर एक्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी टायर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव, मॉनिटरी और इन्फोर्समेंट मेजर के थ्रू। ये जो सैम्पलिंग है वो इंश्योर करती है साइंटिफिक एवोल्यूशन। जो कंसेंट मैकेनिज्म है वो क्या करता है, गेट कीपिंग टूल की तरह काम करता है, और उसी के साथ वो पूरा देखता है कि किस तरीके से डायरेक्शन इशू होंगे, पावर को पूरा मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है वो है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर टेकिंग सैंपल्स एंड इनिशिएटिंग लीगल एक्शन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से सैंपल्स लिए जाते हैं और उनका लीगल एक्शन क्या है, और यहाँ पे आपको पेनल्टीज भी बतानी है। तो पहले मैंने ये बताया जो प्रोसीजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 21 में दिया है, ठीक है, कि अथॉरिटी सैंपल्स कलेक्ट करने की, फिर उसके बाद किस तरीके से नोटिस जाएगा, सैंपल कलेक्ट होगा, उसके बाद सैंपल को भेजा जाएगा लैब में, लैब अपना रिजल्ट देगा, उसके बाद फिर किस तरीके से लीगल एक्शन इनिशिएट होगा। तो यहाँ पे जो नोटिस रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो किस में चाहिए रहती है, सेक्शन 49 में चाहिए रहती है। जो कोर्ट्स है वो क्या कर सकते हैं, ऑफेंस के कॉग्निजेंस जब लेंगे अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल की गई हो किसकी तरफ से, अगर किसी बोर्ड की तरफ से या कोई बोर्ड का जो ऑफिसर है जो ऑथोराइज्ड है उनकी तरफ से, या किसी पर्सन जिसने 60 डेज का नोटिस दिया होगा एलिज ऑफेंस का बोर्ड को, वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो जुरिस्डिक्शन रहता है इसमें पूरा वो कौन रहता है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं किसके, फर्स्ट क्लास के, वो क्या कर सकते हैं, इस ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं एक्ट में। जो बर्डन है प्रूफ का वो पूरी तरीके से किस पे लाए होता है, एक्यूज पे, कि वो प्रूफ करे कि जो एक्शन है वो किसी भी तरीके से पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रहे, और जो डिस्चार्ज है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। फिर जो पेनल्टी सेक्शन 41 में दी गई है कि अगर कोई भी कंप्लाई रहा बोर्ड की डायरेक्शन से तो इम्प्रिजनमेंट कितना, 3 मंथ्स का मिलेगा, और जो फाइन है वो 10,000 तक का मिल सकता है, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी मिल सकते हैं। उसी के साथ एडिशनल फाइन 5,000 का भी मिल सकता है अगर क्या हो रहा, कंटिन्यूसली फेलियर रहा। सेक्शन 42 बात करता है पेनल्टी किससे रिलेटेड, पॉल्यूशन कॉज करने से रिलेटेड, डिस्चार्ज करने पोल्यूटेंट बिना कंसेंट के किया है, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 1.5 साल से लेकर 6 साल तक, और उसमें फाइन भी दिया गया है। अगर कंटिन्यूड कन्वेंशन रहा तो उसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक मिल सकता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 43 डिस्चार्ज एफिलेंट, किसमें एक्ट का वायलेशन हुआ तो उसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1.5 साल से लेके 6 साल तक की दी गई है। नॉन कंप्लाइंस विद कंसेंट कंडीशन अट्रैक्ट करते हैं सिमिलर पेनल्टीज, और जो फेलियर अगर इन्फॉर्मेशन को फुलफिल नहीं किया, रिपोर्ट को फुलफिल नहीं किया, तो उसमें 10,000 का फाइन क्या लगता है, पूरी तरीके से देना पड़ेगा। कंक्लूजन, ये जो वाटर एक्ट है स्टैब्लिश करता है क्लियर लीगल प्रोसीजर फ्रेमवर्क इन्फोर्समेंट के लिए, और इसमें सारे जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स दिए हैं, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज दी हैं, वो क्या करती हैं कि जो प्रोसेस है वो सही रहे, डिटरेंस सही से हो, और इसी बेसिस पे ये पूरी पेनल्टीज दी गई है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि आपको लीगल पेनल्टीज बताने हैं, पूरा प्रोविजन बताने हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट सेक्शंस के साथ यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। फिर आते हैं 10 मार्क्स। ये जो हमारा बेसिकली ये सेम ही क्वेश्चन है, वो जो हमारा इनिशिएट करने वाला था लीगल पेनल्टीज वाला, वही ये क्वेश्चन है। उसी के साथ साथ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाटर एक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो हमने कवर किए हैं, जिसमें मेजरली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, फीचर्स पूछे जाते हैं, स्कोप पूछा जाता है, जो 2 बोर्ड्स हैं सेंटर बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, उनके बारे में पूछा जाता है कि किस तरीके से उनको बनाया जाता है, क्या फंक्शंस रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 2 इन्वायरमेंटल लॉ यूनिट 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब करके अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो कनेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।